आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली। आज तकरार में मेरे साथ मौजूद हैं तुषार गांधी, जो किसी परिचय का, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। महात्मा गांधी के पोते, अपने आप में एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, किताब के राइटर हैं और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज से जुड़े हैं तुषार गांधी। तुषार जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। आदाब। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि तुषार गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन हैं आप। कितना बड़ा अपने आप में ये बड़ी बात है? क्या इसका कभी आपको कोई फायदा मिला या हमेशा वही बातें सुनने को मिली जो आजकल सुन रहे हैं? नहीं, फायदा मिला, एक प्यार मिला, लोगों के पास से एक स्वीकृति मिली काफी आसान तरीके से। फायदे में पोजीशन या कोई फेवर्स मिले हो ऐसा नहीं है, लेकिन जहां पर भी ये पता चलता है कि किस परिवार से मैं हूं तो फर्क पड़ जाता है। लोग आम जनता के साथ का जिस तरह से होता है और मेरे साथ ये जानकारी मिलने के बाद जिस तरह से लोग पेश आते हैं उसमें फर्क पड़ जाता है। इसमें क्या ये गांधी की लेगेसी जो है उसको कैरी करना आपके लिए टफ होता है या जैसे आप लाइफ गुजारते हैं वैसे ही चलता है? टफ हो सकता था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं। लोगों को जब पता चलता है कि मैं गांधी का परपोता हूं तो उनकी आशाएं बढ़ जाती है। कई बार वो आशाएं काफी असंभव तरीके की होती है, लेकिन मेरे साथ ये फायदा मुझे हुआ था कि मुझे हमेशा ये कहा गया था कि तुम हमेशा ये याद रखना कि तुम गांधी के सिर्फ वंशज हो, उससे ज्यादा तुम कुछ और नहीं हो, और उसका तुम्हें कोई एहसास भी ऐसा नहीं होना चाहिए या तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई चीज भी नहीं आनी चाहिए कि तुम खास हो करके। तो मैं हमेशा उस जानकारी के साथ जिया और मुझे ये भी बताया गया था कि तुम्हें किसी को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं जानता हूं कि जिस तरह से मैं हूं उसके कारण मैं कई लोगों को निराश करता हूं, कई लोगों को नाराज भी करता हूं, लेकिन मैंने कभी भी गांधी के पोते का जीवन नहीं जिया है। मैंने हमेशा एक सामान्य तुषार गांधी का जीवन जिया है और उसमें मेरी जो इच्छाएं थी, मेरे जो शौक थे, वो मैंने खुलेआम पूरे किए। जैसे कि दिल्ली आता हूं तो हमेशा जमा मस्जिद जाके करीम में खाना खाता हूं। आज शाम को भी जाऊंगा। अच्छा, तो वो गांधी का परपोता नहीं जा रहा, तुषार गांधी जा रहा है। आजकल जिस तरह की स्थिति बनी हुई, हालात बने हैं तुषार जी, उसमें कहीं ना कहीं गांधी की ऊपर फिर से स्पॉटलाइट है और बहुत बातें हो रही हैं। गांधी का अगर स्टैच्यू अनवेल होता है वहां पे लंदन में तो उसको लेके कंट्रोवर्सी होती है। फिर यहाँ पे आपने देखा कि जिस तरह से गांधी की जो पूरी फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस है उसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये जरूरी है कि बापू की चर्चा होती रहे, बापू की फिलॉसफी की चर्चा भी होती रहे। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चर्चा नहीं होगी तो वो सही रूप में भुला दिए जाएंगे। कई बार वो चर्चा को एनलाइवन करने के लिए कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, क्योंकि कई बार एक मतलबी तौर से कई इश्यूज को उछाला जाता है। तो जब वो होता है तो उसको काउंटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो व्यक्ति है उसको चर्चित रखना जरूरी नहीं, लेकिन जो फिलॉसफी थी उसकी, जो उसके जीवन का कार्य था और ऑब्जेक्टिव था, उसके ऊपर चर्चा होती रहनी चाहिए, क्योंकि वो एटर्नली रेलेवेंट होता है। और उसके लिए मुझे लगता है कि जरूरी है कि डिस्कशंस हमेशा चलते रहे। आपने कहा इटर्नली रेलेवेंट होता है। क्या गांधी आज रेलेवेंट हैं तुषार जी? इसलिए कि ये लग रहा है कि आज की जो नई नस्ल है, जो न्यू जनरेशन है, उनके लिए गांधी का इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस या तो कम हो रहा है या कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं आज की हिंदुस्तान में कि गांधी को शायद रिलेवेंट करने की कोशिश हो रही है। क्या कहिएगा? बापू को इरेलेवेंट करने की कोशिश तो हमेशा की जाती थी। उन्हीं ताकतों ने, जिन ताकतों ने उनका खून करवाया, उनको ही ये एहसास हुआ कि व्यक्ति का खून तो हो गया लेकिन विचार का खून नहीं हो सकता, और विचार और भी प्रबल बनता गया और भी
लोगों में फैलता गया। वो तो तब से उन्होंने दुष्प्रचार के रूप में उस विचार का भी खून करने की कोशिश की है, लेकिन जितना भी उसके ऊपर प्रहार होता है, जितना भी उसके ऊपर उसको आतंकित किया जाता है, उतना ही वो भी बड़ा होके निकलता है। आज के जमाने में जहां मटेरियल्स आर बिकमिंग इम्पोर्टेंट इन लाइफ, तो उस वक्त ऐसे लगता है कि अब गांधी नहीं टिकेंगे, लेकिन मटेरियल पोजेशंस की जो ये रेस है, उसके जो फॉल आउट होते हैं, द क्विक बर्न आउट फेज, जहां लोग उलझनों में जड़ जाते हैं, जहां रियलिटी से नाता टूट जाता है उनका, उस जमाने में जो कोई एक एंकर हो, तो गांधी थॉट इज द एंकर। भले बापू, आपने अभी कहा कि गांधी थॉट एंकर की बात आप अभी कह रहे हैं, लेकिन मैंने अभी आपका 2-3 दिन पहले का एक स्टेटमेंट पढ़ा कि गांधी को स्पून फीड नहीं कराया जा सकता है किसी को, नई जनरेशन को। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए कि लोग गांधी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है न्यू जनरेशन, या जो इंटेक है गांधीयन फिलॉसफी की वो कहीं ना कहीं कम हो गई है? नहीं, मैं समझता हूं कि मैंने जो कहा था कि बापू को स्पून फीड नहीं किया जा सकता, तो कई बार ये होता है कि भाई कुछ प्रोग्राम करो, अवेयरनेस, गांधी का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम करो। वो टोकनिज्म वाला, वो टोकनिज्म होता है, उससे होता नहीं। बापू ऐसी चीज है, बापू और बापू का थॉट वो ऐसी चीज है जिसको हमने अपने आप एडॉप्ट करना चाहिए। अगर हम एडॉप्ट करते हैं समझने के बाद, तभी जाके हम ऑनेस्टली उनको फॉलो कर सकेंगे। कोई हमारे ऊपर थोप जाए तो वो वाला मामला हो जाएगा कि सर पे गांधी टोपी लेकिन नीयत बुरी। वो जो हमने देखा इतने सालों में, नीयत के ऊपर उस टोपी का कोई असर नहीं होता था। तो वैसे गांधीवाद का कैसा गांधीवाद चाहिए? क्या क्या कहना चाह रहे हैं? किस तरह का गांधीवाद चाहिए आपको? एक एनलाइटेंड गांधी समझ, गांधीवाद नहीं, गांधी समझ की जरूरत है। वी हैव टू अंडरस्टैंड गांधी, we have to understand Gandhi, and then we have to follow Gandhian principle, and then follow what we understand. Because अगर हम लोग बापू को समझेंगे तो उनकी फिलोसॉफी को समझेंगे, और उनकी फिलोसॉफी को अगर हम समझ गए तो फिर हमें क्या एहतियात करना है, कि किस चीज को हमने अपने आप में उतारना है, अपने जीवन में उतारना है, उसकी समझ अपने को अपने आप आ जाएगी। ये ऐसा है कि आपको एनलाइटनमेंट हो जाता है, उसके बाद आपको बताना नहीं पड़ता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, अच्छे की परख आपको आ ही जाएगी। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत करेंगे तुषार गांधी से कि गांधी जी को लेकर जिस तरह का अभी प्रचार हो रहा है, जिस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्या उसके पीछे कोई डिजाइन है, कोई पैटर्न है, या कुछ लोग यूं ही कर रहे हैं। लेते हैं ब्रेक। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं तुषार गांधी। उनसे बातचीत कर रहे थे गांधीयन फिलॉसफी की, गांधीयन लेगेसी की। अब जानना चाहेंगे आपसे तुषार साहब कि आपकी 2006 या 7 में किताब आई थी लेट अस किल गांधी, उसमें भी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। आपने गांधी जी की हत्या, बापू की हत्या के लिए ब्राह्मण समाज को, जो ब्राह्मण समुदाय है, उसको जिम्मेदार ठहराया था। उसको लेकर ब्राह्मण में काफी रिएक्शन था। क्या आपको अभी भी लगता है कि उनके पीछे ये पूरा समुदाय था, या कुछ लोग थे, या कुछ ऐसे लोग थे जो गांधी के नॉन वायलेंस से इत्तेफाक नहीं रखते थे? नहीं, देखिए, उसे ये बहुत क्लीशेड डिफेंस है, लेकिन सच में मुझे मिसकोट किया गया था। मैंने कतई ये नहीं कहा था कि पूरा ब्राह्मण समाज बापू की हत्या के लिए जिम्मेदार था, या यानी सिर्फ गॉड से था। नहीं, मैंने ये कहा था कि जो सारे के सारे एक्यूज्ड थे गांधी हत्या में, वो सारे ब्राह्मण थे। और उसमें और ये कहना कि ब्राह्मण समाज इन्वॉल्व था, वो उसमें बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन न्यूज ऐसे निकले कि मैंने कहा कि पूरा ब्राह्मण समाज उसमें इन्वॉल्व था। उनके सपोर्टर्स जो थे, जिन्होंने उनको एक्टिवली सपोर्ट किया था, इन्वेस्टिगेशन में पता चला था, वो भी ब्राह्मण थे। तो ये तय है, उसमें कोई दो बात नहीं है।
लेट्स किल गांधी लिखने के पीछे जो मंशा थी मेरी, वो इसलिए थी कि बचपन से परिवार में, और जो विस्तृत खानदान था गांधी परिवार जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमेशा मैं ये चर्चा सुनते आया था और कई सालों तक, मेरे बड़े होने तक मैंने ये सुना था कि कई प्रश्नों के उत्तर लोग खोज रहे थे कि कैसे ये हो गया, बापू की हत्या हुई तो कैसे हुई। ये एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि बापू की हत्या करना गोडसे की मजबूरी बन गई थी, राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, सारी चीजों के लिए। गांधी हिंदुओं का अहित कर रहा था, गांधी मुसलमानों का एजेंट बन गया था, गांधी भारत माता के लिए एक खतरा था। सारी बातों का मुझे ये बहुत खलता था और कई बार बहुत मैं उससे गुस्सा हो जाता था कि क्यों ऐसे दुष्प्रचार किए, क्योंकि होता यह था कि वो लोग आके मुझसे सफाई मांगते थे, तुम बताओ तुम्हारे परदादा ने ऐसा क्यों किया, ये वो। तो बहुत मुझे गुस्सा आता था और फिर मुझे ये एहसास होने लगा कि वो गुस्सा मुझ पर हावी हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि तो फिर जानकारी हासिल करनी चाहिए कि सच्चाई एग्जैक्ट सिचुएशन क्या हो रहा था, क्या हुआ था, और जो प्रश्न मैंने सुने, बचपन से सुनते आए, उसके जवाब ढूंढना जरूरी है। तो करीबन 4-5 साल के रिसर्च के बाद मैंने ये किताब पूरी लिखी, जिसमें न सिर्फ बापू की हत्या के बारे में है, लेकिन गोडसे ने जो तोहमतें उनके ऊपर लगाई थी उसका भी जवाब है। उसका जवाब मैंने नहीं दिया, मैंने बापू के आखिरी 4-5 सालों के जीवन का पूरा ब्यौरा उसमें दिया है। लेकिन ये बताइए कि आपने जो कहा कि गांधी के ऊपर तोहमतें लगती हैं और लगाई जाती हैं, अभी फिर से ये सिलसिला शुरू हो गया है। शुरू में था लेकिन वो कहीं दबे और ढके तरीके से होता था, आजकल फिर बहुत जोर से गांधी के खिलाफ बातें हो रही हैं। अभी जस्टिस मार्कंडे काटजू ने गांधी जी को मुसलमानों का एजेंट ना कह करके ब्रिटिश का एजेंट कहा है और ये कहा है कि गांधी जिम्मेदार थे मुल्क की डिवीजन के लिए भी, गांधी जी को पूरे तौर से हिंदूवादी भी बताया है कहीं ना कहीं। तो ये, और उसके बाद एक साध्वी प्राची ने भी उनकी बातों का समर्थन किया है। इन दोनों में कोई आप डिजाइन देखते हैं? डिजाइन तो है, डिजाइन तो डेफिनेटली है, क्योंकि इतना ऑर्केस्ट्रेटेड हमला वरना ना होता, इतना वेल प्लान्ड सुनियोजित जो हमला हो रहा है वो ना होता अगर उसके पीछे कोई एक षड्यंत्र ना होता, एक कॉन्स्पिरेसी ना होती। तो कॉन्स्पिरेसी तो है, और वो वही कॉन्स्पिरेसी है जिसने चल के बापू की हत्या भी करवाई। और ये जब पता चला कि सिर्फ द एक्ट ऑफ मर्डर वॉज नॉट इनफ, तो उन्होंने फिर ये जो है कि कैरेक्टर असैसिनेशन, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मौत के बाद भी बापू जिंदा रहे, जब ये लगा तो अब उनकी फिलॉसफी के खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, उनकी सोच के खिलाफ प्रचार हो रहा है। क्योंकि देखिए, आप ये मानेंगे कि मौत के बाद बापू जिंदगी में थे उससे कई गुना ज्यादा बड़े हो गए। उनकी जो अहमियत थी, उनकी जो एक ऑरा था, वो और बड़ा हो गया, वो विश्व रूप बन गए उनकी हत्या के बाद। और हत्यारों का ये मंसूबा नहीं था, उनको लगता था कि फिजिकली मारने के बाद वो मिट जाएंगे, लेकिन वो एंटिटी और बड़ी हो गई और वो उनको खलता था। ये बताइए कि मार्कंडे काटजू ने जो बात कही है कि ब्रिटिश के एजेंट थे, ब्रिटिशर्स के वो अपॉइंटेड एजेंट थे और जो चीज भी करते थे वो उनको प्लीज करने के लिए करते थे। अभी एक शो मैं कर रहा था, उसमें एक हिंदू महासभा के लीडर ने कहा, चक्रपाणी जी महाराज ने, कि जब कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी हो रही थी तो गांधी ने वो इशू ब्रिटिशर्स के साथ उठाया तक नहीं मीटिंग में, और वो कहीं ना कहीं पूरे तौर पे गांधी के एजेंट थे। यानी कि जो बात मार्कंडे काटजू ने कही उसको हिंदू महासभा ने भी ओके किया और बल्कि उसको और स्ट्रांगली प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस सवाल का जवाब आपकी किताब में है, लेट अस किल गांधी? अभी तक तो दूसरी चीजें होती थी, अब ये कह रहे नहीं वो तो ब्रिटिश के एजेंट थे। देखिए, इस सवाल का जवाब तो बापू की जितने भी चरित्र लिखे गए उन सब में है। उस काल की कलेक्टेड वर्क्स अगर आप देखें तो जो ये तोहमत बापू पे लगाई जाती थी कि भगत सिंह को बचाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया,
तब के वाइसरॉय अरविंद के नेगोशिएशंस भी चल रहे थे, पर बातचीत हो रही थी, उसके बावजूद उन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये अज्ञान की बात है। कलेक्टेड वर्क्स का वॉल्यूम उठा के 30 के दायके के जो वॉल्यूम्स है उनको उठा के देखे तो उसमें से साफ वो दस्तावेज मिल जाते हैं जिसमें बापू ने डायरेक्टली अरविंद को ये कहा है कि वो आपका गुनहगार है, मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन फांसी देने की जरूरत हो ये बात से मैं इनकार करता हूं। आपने ये रिकंसिडर करना चाहिए कि उसको फांसी ना लगे। और एक बार नहीं, 5-5 दफा चिट्ठियों में बापू ने इसका, यानी जो मार्कंडे काटजू का आरोप है वो बेबुनियाद है। मार्कंडे काटजू का आरोप बेबुनियाद ही नहीं, अज्ञानी है। वो उनके इग्नोरेंस को प्रदर्शित करती है। मैंने उनको कांग्रेचुलेट भी किया बहादुरी पर कि अपनी बेवकूफी का इतना अच्छी तरह प्रदर्शन वो करते हैं। तो और क्या रिएक्शन था? नहीं, वो रिएक्ट क्या करेंगे उसमें, और डायरेक्टली तो बात नहीं हुई है, तो मीडिया के थ्रू बात हुई है। मैंने मार्कंडे काटजू का जो पूरा एक ये पर्सोना नहीं, जो ये एक एंगस्ट जो उन्होंने दिखाया है, मुझे लगता है कि कुछ बदहजमी का कारण है। उन्होंने कहा वो हिंदूवादी थे, वो अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, तो मुसलमान उनके ऊपर एतबार कैसा करे। तो एक सनातनी हिंदू ने ही आखिर में उनको ये कह के मार डाला कि वो हिंदुओं के दुश्मन सबसे बड़े। तो ये कहां से, दो चीजों में कोई मेल ही नहीं बैठता है। दूसरा, वो कहते थे कि वो मुसलमान उनसे दूर इसलिए हो गया कि वो हर अपनी सभा के रघुपति राघव राजाराम गवाते थे। तो ये भूल गए कि दूसरी कड़ी में ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये भी वो उसी में गवाया जाता था। और प्रार्थना की शुरुआत में अगर गीता के श्लोक बोले जाते थे तो कुरान की आयतें भी पढ़ी जाती थी। और उनकी जिंदगी के आखिरी 6 महीने में जब जब उनकी प्रार्थना में कुरान की आयतें पढ़ना शुरू हुई तो हिंदू महासभा आरएसएस के लोग आके उसको बाधा डालते थे, नारेबाजी करते थे कि ये प्रार्थना बंद करो। तो थोड़ा उन्होंने पढ़ने की कोशिश की होती तो उन्होंने ही जो दलीलें की है उसका जवाब उनको खुद को मिल जाता। उन्होंने फिर ये कह दिया कि ब्रिटिश का एजेंट था बापू। तो विंस्टन चर्चिल को इतना गुस्सा क्यों आता था बापू के ऊपर कि उसको हाफ नेकेड फकीर कहते थे। विंस्टन चर्चिल के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने 2 बार MI6 को ये भी कहा था कि उसको मरवा देने की आप प्लान बनवाए। तो क्या बात थी कि अपने ही एजेंट को इतना जलील करना, अपने ही एजेंट को मारने की चेष्टा करना उनका प्राइम मिनिस्टर कर रहा था। यानी आपको लगता है कि इनका जो भी दावे किए हैं मार्कंडेय काटजू ने वो बेसलेस हैं, इग्नोरेंस से भरपूर हैं और उनकी बात में ही उनका जवाब है? बिल्कुल है। मुझे लगता है कि ये जो ब्लॉग लिखने की आदत है ना वो बहुत बुरी है। कई बार आपके इंटेलेक्ट में कोई सब्जेक्ट होता नहीं लेकिन आपकी उंगलियां चलाना की मजबूरी इतनी हो जाती है कि अकल बगैर की बातें भी आप लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तुषार गांधी जी से बात करेंगे कि किस तरह से आज जो माहौल बना हुआ है कि नाथूराम गॉडसे की मूर्तियां लगाने की बात हो रही है हिंदुस्तान में, क्या ये हिंदुस्तान का बदलता हुआ मंजरनामा है या कुछ और। लेते हैं ब्रेक। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ तुषार गांधी मौजूद हैं। तुषार गांधी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी न सिर्फ ये कि एक तरफ ये हो रहा है कि गांधी की फिलॉसफी और गांधी को डेमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ एक तरह से बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक तरीके से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसके साथ साथ दूसरी तरफ एक पैरेलल ट्रैक चल रहा है जिसमें नाथूराम गॉडसे को कहीं ना कहीं देशभक्त नेशनलिस्ट बताने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये दोनों ट्रैक पहले से चले आए। 1948 इधर कुछ ज्यादा लाउड एंड क्लियर हो रहे हैं। 1948 से वो चले आ रहे थे। पहले उनको खौफ था कि भाई ये कांग्रेसियों का राज है, गांधीयंस इसमें हावी है, तो वो बंद कमरों में ये सब करते थे, छुपे चोरी छुपे ये सब, यानी सरकार बदलने से।
पर जब पहली एनडीए सरकार आई तब पहली बार ये लोग पब्लिक में आए थे और नाटक उन्होंने किया था और नथुराम की डेथ एनिवर्सरी को मनाने की चेष्टा और सब शुरू हुई थी पब्लिक में। अब उनको लगता है कि अब तो हमने कांग्रेसियों को और जो गांधी के एयर्स माने जाते हैं उनको पब्लिक लाइफ से खदेड़ दिया है। अब हम हमारा जो हिंदू राष्ट्र का सपना है उसको पूरा करेंगे। लेकिन इनका जो हिंदू राष्ट्र है वो असहिष्णु हिंदू राष्ट्र है, उसमें किसी और के लिए जगह नहीं है। ये बापू का राम राज्य नहीं है, ये एक ऐसा राज्य है जिसमें न्याय नहीं, एक थोपा गया हुआ धर्म का वर्चस्व वाला राज्य ये बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा कांटा इनके लिए गांधी था। तो उसको रिप्लेस करना है तो उसके हत्यारे को ही बढ़ाना चढ़ाना पड़ेगा। अब उनके लिए समस्या ये है कि उस हत्यारे की कारकिर्दी में ये हत्या के सिवा और कुछ है ही नहीं जिसको वो प्रेज कर सके। तो एक मिथ्या, एक दंत कथा, उसको नेशनलिस्टिक हीरो बनाने, उनको हीरो बनाने, अब विलन को हीरो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन आपको क्या दुख होता है जिस तरह से ये कह रहे हैं कि एक बार ये स्टेटमेंट आया कि एक बार में हिंदुस्तान में 100 जगह पे नाथूराम गॉडसे की मूर्ति लगेगी, ये सुन करके कोई आपको दुख होता है? और दूसरा ये कि इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिएगा, रोशनी डालिए कि क्या एक कन्विक्टेड किलर किसी आम आदमी का नहीं, फादर ऑफ द नेशन का कन्विक्टेड किलर, जो सब हमारे देश के बापू हैं, राष्ट्रपिता हैं, उनका कन्विक्टेड किलर है, उसको इस तरह से, उसका अगर हिंदी का शब्द प्रयोग करें, महिमा मंडन करना, या उसको इस तरह से उसकी तारीफ करना और उसके लिए मुजस्मे लगाना, उसके लिए स्टैच्यू लगाना, क्या आपको कहीं तकलीफ होती है इससे? और क्या लीगली ये अलाउड है? देखिए, परपोता होने के कारण मुझे तकलीफ होती है, लेकिन परपोता होने के कारण वो जो मेरी तकलीफ है मैं उसे मेरी निजी तकलीफ समझता हूं। मैं उसको राष्ट्र के ऊपर थोपूंगा नहीं। और मुझे लगता है कि उनको भी ये दिक्कत हो रही है कि राष्ट्रपिता का हत्यारा है, उसको हम कैसे बढ़ाएं। इसलिए वो लोग पैरेलली राष्ट्रपिता का जो एक खिताब है उसके ऊपर भी अटैक करते हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ये कहता है कि हमको ये दिखा दो कि पार्लियामेंट के किस एक्ट में उनको राष्ट्रपिता बनाया गया था। आडवाणी जी ने अपने लीगल स्टैंडिंग है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे लालकृष्ण आडवाणी, तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि ऐसा कुछ उनको नहीं दिया गया, कोई उपाधि या कोई टाइटल उनको नहीं दिया गया है। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये प्रेम से दिया गया खिताब था और किसी ब्रिटिशर ने उनको ये नहीं दिया था, किसी राजा ने। लगता है कि कांग्रेस की इतनी देर तक शासन रही और आजादी के बाद इसको किसी तरह से एक फॉर्मलाइज कर देना चाहिए था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए इसको कन्फर्म कर देना चाहिए था, जो नहीं हो सका। मुझे नहीं लगता, मुझे इसकी जरूरत नहीं लगती। जब तक लोगों के दिलों में आस्था है तब तक वो राष्ट्रपिता बने रहे। जिस दिन लोगों को वो बोझ लगने लगे तो विसर्जन हो जाए। विसर्जन की तो हमारी संस्कृति है, 10 दिन भगवान के, 11वां दिन विसर्जन का, ये तो हमारी संस्कृति है। तो विसर्जन कर दें वो अच्छा है। लीगली करने पर वो आर्टिफिशियल हो जाता है। इसलिए मैं तो मतलब कोई कानून ऐसा अगर लाने की कोशिश की जाए तो मैं उसको अपोज करूंगा। अगर कोई कभी भी जैसे थाईलैंड में लेस मैजिस्ट्रेट करके कानून है जिसमें आर्टिकल 112 के तहत आप किंग, वहां के रेजेंट, वहां की रानी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते हैं और कहिएगा कम से कम 15 साल की सजा हो जाएगी। उसी तरह से बहुत सारे मुल्कों में, मलेशिया में भी हमारे ऑलरेडी ये है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल एम्ब्लेम्स एक्ट जो है उसमें सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स को हमारे फ्लैग और नेशनल सिंबल के साथ इक्वेट करके प्रोटेक्ट करके रखा गया। वो 2 इंडिविजुअल्स में से एक बापू है, दूसरे शिवाजी है। कमनसीबी ये है कि उस एक्ट को इम्प्लीमेंट कभी नहीं किया गया। बापू को देखिए, उस एक्ट के मुताबिक बापू का इंसल्ट यानी हमारे झंडे और हमारे नेशनल एम्ब्लेम के इंसल्ट के साथ उसको लगाया जाता है। कोई अगर हमारा झंडा, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं तुषार, कोई अगर हमारा झंडा जलाता है तो उसको क्या होगा, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस होगा। पर उसी के साथ इक्वेट करके कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किए गए इंसान को गालियां देने वालों को कभी प्रोसिक्यूट ही नहीं किया गया। आज तक आजाद हिंदुस्तान में एक भी मिसाल नहीं है कि जब ऑफिशियल एम्ब्लेम्स एक्ट में जो आदमी प्रोटेक्टेड है
उसको बदनाम करने वाले को कभी प्रोसिक्यूट किया गया हो। गांधी को जिंदा रखने के लिए किसी लॉ की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बताइए कि अभी जैसे गांधी को लेकर के भी अब बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अभी लंदन में एक स्टैच्यू गांधी का लगा, क्या आप कहिएगा? आपने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि वो जो स्टैच्यू लगा है वो बेन किंग्सले का ज्यादा लगता है, गांधी का कम लगता है। तो क्या गांधी को लेकर लोगों में जागरूकता, नॉलेज या इंटरेस्ट कम हो रहा है? उसकी वजह से ये हुआ है कि वहां पे बेन किंग्सले गांधी की जगह खड़े हैं, या कोई और वजह होगी? नहीं, वो तो मुझे लगता है थोड़ा नेग्लिजेंस है। एक आपको समझना होगा कि फॉरेनर्स के जहन में बापू का रिवाइवल एटनबरो की गांधी से हुआ, तो उनके जहन में जो बापू की छवि है वो बेन किंग्सली की इमेज की छवि है। तो फॉरेन स्कल्पचर जब बनाता है, तो कई फॉरेन स्कल्पचरों ने ये गलती की है। मुझे इस बार अफसोस इस बात का हुआ है कि वो मूर्ति अंग्रेज सरकार ने नहीं बनवाई, लेकिन लंदन में रहने वाले भारतीयों ने बनवाई है। और उन्होंने कैसे ये लापरवाही की, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने ऑर्डर दे दिया तो स्कल्पटर आपको आखिर में वो ब्रॉन्ज के मूर्ति लाके दे देता है कि लो ये आपने कहा वो बना दी। कई स्टेजेस में वो बनती है और कई स्टेजेस में उसको अप्रूव होता है, देखते हैं जी जी। और उनको ये समझ में नहीं आया, ये मुझे ताज्जुब लगता है कि उनको ये पता नहीं चला कि ये तो बापू का चेहरा नहीं है, ये बेन किंग्सले का चेहरा है। क्या आप इसके लिए कोई अपील कीजिएगा वहां सरकार से या जिन लोगों ने किया था कि उसको अब तो बदल दो? नहीं, अब फिजूल खर्चा होगा। देखिए, एक बार बन चुकी, खर्चा करके बनाई गई है, अब फिजूल खर्चा होगा। मेरा बस चलता तो वहां एक तख्ती लगा देता कि भाई दिस इज द रिजेम्बलेंस इज टू बेन किंग्सले नॉट टू महात्मा गांधी। ये कम से कम एक लगा देते, एक तख्ती लगा देता वहां पर। चलिए यही बताइए कि ये डायकोटमी आपको दिखती है कि यहाँ पे आप गांधी को लेकर इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला के आइडियल गांधी थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आइडियल बापू थे। और अभी जब बराक ओबामा हिंदुस्तान आए तो अपनी पूरी स्पीच में न जाने कितनी बार उन्होंने गांधी का रेफरेंस दिया। और मुझे सबसे बड़ा, मेरे लिए बापू के इटर्नल होने की मिसाल अगर कोई हो तो वो मलाला यूसुफजई है। एक 18 साल की बच्ची, 17 साल की बच्ची, पाकिस्तान में पैदा हुई, पाकिस्तान में बड़ी हुई। वो जब नोबेल पीस प्राइज जीतती है तो वो ये कहती है कि मेरे आदर्श महात्मा गांधी है। तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बत्रा अपनी किताबों में क्या लिखता है और एनसीईआरटी अपनी किताबों के जो टॉपिक्स है उसको किस तरह से बदलती है। बापू को लेकर के भी, उनकी एक पर्सनल लाइफ को लेकर के भी बहुत कंट्रोवर्सीज रही हैं, और गांधी जी की डेथ को लेकर के कि जब उनकी हत्या हुई, जब गोली लगी, तो ये कहा जाता है और उनकी मूर्ति के साथ लगा भी रहता है, हे राम हे राम। बहुत सारे लोग जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनके विरोधी, वो कहते हैं कि नहीं, जब वो मरे तो उनके मुंह से हे राम का शब्द निकला ही नहीं था। क्या कहिएगा? देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा, जिसकी पूरी जिंदगी ही राम के नाम हो, उसके मौत की घड़ी में क्या हुआ, उससे उसकी जिंदगी पूरी में क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि जिस की गोदी में बापू ने आखिरी सांस ली, वो आभा गांधी ने अपने मरते दम तक हमेशा ये बात कही कि मुझे तब पता चला कि बापू अब हमारे बीच नहीं रहे जब उनके मुंह से राम का जप बंद हुआ। तो ये लोग जिन्होंने बापू की हत्या का एक कारण उनको हिंदू धर्म का भक्षक और दुश्मन बनाने के कारण की गई ये कहा है, वो ये कैसे कबूल करे कि उस दुश्मन की आखिरी सांस में हिंदू धर्म के सबसे जो एक प्रतिष्ठित भगवान है राम, उसका नाम था। उनका जो पूरा वजूद हिल गया उस एक सांस के कारण, तो वो तो कभी ये मानेंगे ही नहीं। दूसरा ये है कि हाँ, मैं मानता हूं कि हे राम गलत है। हे राम लिखने को का जब ये विचार हो रहा था कि हम क्या करें, आभा काकी की बात सुननी, सबने कहा कि राम का नाम ले रहे थे, तो कहा सिर्फ राम लिखते हैं वहां पर, राम हो सकता, राम हो। तो प्यारेलाल जी जो थे, जो लेखक थे, उन्होंने कहा राम अधूरा लगता है, पर हे राम पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो उन्होंने हे ऐड कर दिया। मुझे लगता है वो सबसे बड़ी भूल हुई। वो भूल हुई जिसके कारण ये जो इन लोगों को मौका मिल गया कि उसको वो लोग नकार सके।
बापू के शब्द मुंह से जो शब्द निकला था, जो राम का जप रखा था, वही राम राम था, ना कि हे राम। हाँ, ना कि हे राम। नाज़रीन, अभी आप बातचीत देख रहे थे तुषार गांधी से। उन्होंने बहुत ही क्लियर टर्म्स में ये बात कही है कि गांधी तब तक नहीं मर सकते जब तक गांधी को चाहने वाले हिंदुस्तान में मौजूद हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी की महिमा को, उनकी जो इमेज है उसके लिए को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, और एक लेजिस्लेशन ऑलरेडी है, लेकिन अगर कोई ऐसा नया लेजिस्लेशन आता है तो वो उसको अपोज करेंगे। लेकिन साथ साथ ये कह रहे हैं कि गांधी को तो मार दिया गोडसे ने, लेकिन आज उनके जो समर्थक हैं, उनके जो प्रचारक हैं, वो अब इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि गांधी की शरीर की हत्या की जा सकती है, उनकी सोच, उनके विचार, उनकी फिलॉसफी को नहीं मारा जा सकता है। और इसीलिए आज के दिनों में एक बदले हुए वातावरण में गांधी के खिलाफ पूरे तौर चल रहा है। आज तकरार में बस इतना। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।